जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम हिस्ट्री सीरीज़ अपनी जो है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन उसके एक नई एपिसोड की तरफ जा रहे हैं। वो भी एक इंटरेस्टेड है, बहुत सारे लोग यकीनन उसमें बहुत सारे इंटरेस्ट रखते होंगे, अपनी दिलचस्पी जाहिर करेंगे। तो आज शुरू करते हैं हम मुस्लिम तहज़ीब और उसका इल्मी किरदार जो रहा है। आमतौर पर जो तारीख़ है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, उसको दोबारा रिपीट करूँगा। अस्करी बुनियादों पर तारीख़ को बुनियाद का बयान करना एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ बात है, जबकि उसकी इंटेलेक्चुअल विज़डम और उसके कलेक्टिव विज़डम के ऊपर बड़ी कम बात की जाती है। जहाँ पर आज इंसानी तारीख़ मौजूद है, वहाँ पर तहज़ीबों का क्या किरदार है, क्योंकि ये बात क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के अगेंस्ट है, जो कि आम तौर पर मीडिया के अंदर बहुत हावी एक नज़रिया है, तो इस पर बहुत कम बयान किया जाता है, ख़ास तौर पर वो कौमें जिन्हें बैकवर्ड कहा जाता है। खैर, हम अपने इस नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो तारीख़ के बारे में आपको इब्न खुल्दून, जो मशहूर मुस्लिम मौरख़ था, जो बुनियाद बना इल्म इमरानियात, जिसे सोशियोलॉजी कहा जाता है, यूरोप में जब उसे खोजा, वो कहता है तारीख़ को पढ़ने के लिए उसका अपना मिजाज होता है। हुक्मरानों के कारनामों के इंदराज का नाम जो है वो स्वान उमरी है, उसे तारीख़ नहीं कहा जा सकता। तारीख़ जो है कौमों की तरक्की के मुसलसल अमल का एक नाम है। इसके अंदर समाज के अंदर साइंस, आर्ट, फ़लसफ़ा, उसके समाज को, उसके निज़ाम तालीम को, सबको मुख्तलिफ़ पैराओं में उसको स्टडी करना पड़ता है, उसकी तहकीक करनी पड़ती है, उसे तारीख़ कहा जाता है। बुनियादी तौर पर तारीख़ समाज की ही एक तारीख़ी हैसियत या उसकी एक इल्मी बुनियादों पर हकीकत का बयानिया है। तो हम शुरू करते हैं मुस्लिम तारीख़। इसको हम शुरू करेंगे उमवी दौर से। पहले की जो तारीख़ है उसको अलग, जो फर्स्ट मुस्लिम सिविल वॉर और खुलफाए राशिदीन का दौर है, उसके बाद हम शुरू करते हैं बनु उमैया के दौर से। 660 ईस्वी से लेकर 750 ईस्वी तक तकरीबन 90 बरस बनु उमैया का हुक्मरान जो है ख़ानदान, वो खिलाफत के मनसब पर फायज़ था, और उन्होंने सिविल वार्स के बाद जब इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया तो पाया तख्त जो बनाया वो बनाया दमिश्क को। इससे पहले आप बैकग्राउंड के बारे में जान लीजिए कि 400-500 बरस से कदीम यूनान, जो कि हम यूनानी तारीख़ के अंदर बयान कर चुके हैं, और रोम जो है वो रोमन हिस्ट्री के अंदर हम बयान करेंगे उस एपिसोड के अंदर, इनका ईरान के साथ, फ़ारसियों के साथ एक क्लैश रहा। ये दो ग्लोबल पावर समझ लें उस दौर की रहीं। जो अरब थे वो दो हिस्सों में उस वक्त तकसीम थे। ये मुनक़सिम अरब जो शुमाल में थे वो बहुत सारे ईसाई अरब थे, जो कि शाम की जानिब से इत्तेहादियों के तौर पर इन जंगों में लड़ते थे। और अगर मशरिक़ की बात करें या यमन के इलाकों की बात करें, यहाँ के जो अरब लोग थे वो इत्तेहादी थे सासानियों के या फ़ारसियों के। तो एक बात बहुत अहम है, ये जान लीजिए, जब इस्लाम का इब्तदाई दौर और फतूहात शुरू हुई तो मुस्लिम फ़ातिहीन या मुस्लिम अफवाज जो थीं, जो अरबों पर ज़्यादातर मुश्तमिल, क्योंकि अरब में ही इस्लाम आया और इब्तदाई तौर पर वो ही इसके अंदर डोमिनेट कर रहे थे, तो वो दोनों की कमज़ोरियों खूबियों से अच्छे तरीके से आगाह थे। इसलिए जब उन्हें बैक वक्त निपटना पड़ा फ़ारसियों से और रोमियों से, तो उन्हें कभी भी कॉन्फिडेंस की कमी महसूस नहीं हुई। तो ये बात अपने जहन में रखिएगा। लेकिन अरब बुनियादी तौर पर उनकी अक्सरियत जो बदवी इलाके थे, जहाँ कबायली निज़ाम था, वहाँ सेटल्ड शहरों के अंदर वो बहुत कम आबाद थे। जब दमिश्क के अंदर गए तो दमिश्क जो है यहाँ तक हदूद हुआ करती थी शाम के अंदर तक मशरक़ी सल्तनत रोमा की, और यहाँ पर इसकी सरहद मुत्तसिल होती है ईरान के साथ, फ़ारसी। तो टेसीफ़ोन, उसके अलावा उन्होंने जो अपना दारान पाया तख्त बनाया हुआ था, जिसे तख्त कसरा भी कहते हैं, तो वो इराक़ के अंदर आ गए। तो ईरान के अंदर जो इराक़ का इलाका था फ़ारसियों के पास, वहाँ से वो जंग किया करते थे रोमियों के साथ। और रोमन शहंशाह अक्सर सर्दियों के अंदर दमिश्क आ जाया करता था कॉन्स्टेंटिनोपल या कस्तुनतनिया से, और ये जंग व जदल सदियों से चल रहा था। और मुसलमानों ने दोनों को जब कमज़ोर पाया और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक वसी और अरीज़ सल्तनत कायम की, तो इसमें उमवी सल्तनत शुरू में, जब उसका मुख्तसर पॉलिटिकल अगर हिस्ट्री का तज़किरा करेंगे, तो ये तकरीबन ये दौर 90 बरस का बनता है। इसके अंदर और एक बात जो हम वाज़े करें, हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। ये मशरिक़ में इस्लाम है, जो तारीख़ हम पढ़ते हैं मिस्र से मशरिक़ की जानिब। मग़रिब में जो इस्लाम है उसके 3 मराकज़ हैं। अव्वल मिस्र के अंदर मुसलमानों ने जो शहर आबाद किया, अल-फुस्ताद, जिसकी एक्सटेंशन जिसे हम आजकल काहिरा कहते हैं। दूसरा शहर जो मरकज़ था उस दौर में, गवर्नर वहाँ बैठा करता था मगरबी सूबे का, उसे कैरवान कहा जाता है। जो ओल्ड कारथेज जो है उसके अंदर रोमन हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे कारथेज का जिक्र, कैरवान उसे कहा जाता था। फिर मराकश के अंदर वो एक शहर आबाद किया, अल्फास।
तो अल्फास ये 3 बड़े शहरों में आबाद किए और ये मरकज़ थे मगरिब के अंदर, जिनकी तारीख़ बहुत कम पढ़ी जाती है। इसको हम एक अलग चैप्टर के तौर पे इन्हीं एपिसोड्स के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद एक खूबसूरत मंजिल और मुसलमानों का जो पड़ाव है वो है मुस्लिम स्पेन, जिसको कभी नहीं भूलना चाहिए, अल अंदलस, उसको भी हम अलग से स्टडी करेंगे। अभी हम अपना फोकस रख रहे हैं मशरक़ी इस्लाम पे। तो बनु उमैया ने जो बुनियादी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम जो बहुत हद तक इंतज़ामी निज़ाम लिया, वो तो लिया उन्होंने रोमनों से। उसके बाद 750 ईस्वी में बैटल ऑफ ज़ाब एक फ़ैसला कुन जंग होती है, जहाँ पर अब्बासी जो हैं मुस्लिम स्पेन के तक का इलाका जो है आखिर उनके कब्ज़े में आ जाता है, और मरवान सानी जो है आखिरी उमवी हुक्मरान, उसको एक जंग के बाद कत्ल कर दिया जाता है, और उमवी ख़ानदान को भी कत्ल कर दिया जाता है। अलबत्ता उनका एक शहज़ादा अब्दुर्रहमान अद-दाखिल, जिसकी माँ बर्बर थी, जिसका ताल्लुक़ शुमाली अफ्रीका के इलाकों से था, वो उनके चुंगल से फ़रार होकर वहाँ पहुँचा और एक नई दुनिया आबाद की, जिसका हम मुस्लिम स्पेन के चैप्टर के अंदर ज़िक्र करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं दोबारा मशरक़ी इलाकों के अंदर, मशरक़ में इस्लाम। तो उसके बाद जब बनु अब्बास आए तो उन्होंने अपना मरकज़ बना लिया बगदाद के अंदर। और याद रखिए एक फ़ारसी इलाका था, फ़ारसी 500 बरस से यहाँ पर सुपर पावर चले आ रहे थे, तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम मुस्तार लिया। मुसलमानों ने एक बहुत अच्छा काम किया कि मंगोलों की तरह जो मफ्तूहीन थे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह नहीं किया, बल्कि उसको अलाइन कर लिया अपने साथ, और उनको मफ्तूहीन पर जजिया या दूसरे टैक्सेस लगाने पर इक्तफ़ा किया। और इस तरीके से उनके इंटरेक्शन जो मुकामी तहजीबें थी उनके साथ बहुत पॉजिटिव तरीके से रहा। तो अब हम उसके अंदर आ जाते हैं कि उनका जो निज़ाम कैसा था। उसके डाक का महकमा, फ़ौज का महकमा, महसूलात का महकमा, ये तो बहुत अहम थे। और इब्तदा में अरबों ने जो निज़ाम लिया, मैंने बताया कि फ़ारसी एडवाइज़र थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर। जैसे उनका हरमुज़ान एक कमांडर था, वो कैद होकर आया तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो इस तरह उन्हें पूछा कि आप माल गनीमत कैसे तकसीम करते हैं? मदीना में आता है और तकसीम हो जाता है लोगों में। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास एक रजिस्टर होता है जिसके अंदर हम उसका रिकॉर्ड रखें, दीवान कहा जाता है। तो दीवान का बाकायदा एक महकमा बन गया। उसके बाद फ़ारसियों ने जब इस्लाम कबूल किया, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर के अंदर आ गए। इसके अंदर हम पहली मशहूर मुस्लिम फैमिली का जिक्र करना ज़रूरी समझते हैं, वो है बराम का ख़ानदान। ये फ़ारसी थे जो हारून रशीद के अरूज के दौर का बायस भी बने। ये बहुत काबिल एडमिनिस्ट्रेटिव फैमिली थी और इल्म से ख़ासा शगफ़ था इन्हें। तो इनके दौर में और महसूलात का निज़ाम इतना अच्छा हुआ कि महसूलात के 2 बड़े ज़राए थे मईशत के, अभी चैप्टर के अंदर हम उसको पढ़ेंगे, वो ज़राअत और तिजारत। लेकिन शुरू में ये ज़राअत तक ही महदूद था। मुसलमानों ने नहरों की खुदाई और ज़राअत के निज़ाम को बेहतर बनाने में जो मुकामी तौर पर मौजूद था, पूरा किरदार हुक्मरानों ने अदा किया और उससे खूब महसूलात भी वसूल किए। तो तकरीबन हारून रशीद के दौर में, तकरीबन ये बात है 786 ईस्वी की, जब हारून रशीद खलीफा बना, तो 1 साल के महसूलात 53 करोड़ दरहम थे, जबकि 90 करोड़ दरहम पहले से ही ख़जाने में मौजूद थे, और जिन्स की सूरत में जो महसूलात मौजूद थे वो उसके अलावा थे। तो अब हम आगे चलते हैं कि पॉलिटिकल हिस्ट्री को यहाँ ख़त्म करते हैं। 1050 ईस्वी तक का दौर, 750 से, इसको कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ मुस्लिम सिविलाइजेशन, के मुसलमानों का अहद ज़री, फ़लसफ़ा, साइंस, मईशत, हर चीज़ में इन्होंने बड़े तजर्बात और नई नई ईजादात की और दुनिया को लीड किया। अब आगे हम आ जाते हैं मशरक़ में सल्तनतों का जो इन्हितात हुआ कि खिलाफत तो कमज़ोर होती गई। कुछ ऐसी हुक्मरान फैमिलीज़ थीं, जो ख़ानदान थे, जो कि खलीफा से बराए नाम से अक़ीदत रखते थे और उसके नाम पर हुक्मरान बनते थे, उन्हें सलातीन या सुल्तान कहा जाता था। तो जो मशहूर फैमिलीज़ हैं इसके अंदर, जिसका हम जिक्र करेंगे 2-3 का मुख्तसरन, वो है सल्जुकी सल्तनत, जो 1058 से 1258 के दौर में रही। ये बुनियादी तौर पर मंगोलों से मार खा के उन इलाकों से हिजरत करके न्यूली कन्वर्टेड मुस्लिम थे, पुरजोश नौ मुस्लिम तुर्क थे सल्जूक ख़ानदान। इन्होंने आकर रे को मरकज़ बनाया और बेक वक्त अपने जितने भी मुतहारिब या मुखालिफिन थे उन पर काबू पाया और जा टकराई मशरक़ी सल्तनत रोमा से। जी हाँ, और यहाँ पर इनका जो सबसे मशहूर सुल्तान इब्तदा के वो सुल्तान अलप अरसलान था, जिसने 1063 में हुक्मरान हुआ। तो आर्मीनिया के मकाम पर उसने एक बड़ी जंग लड़ी 1071 ईस्वी के अंदर। रोमानस चहारम जो कि मशरक़ी सल्तनत रोमा का हुक्मरान था, और उनकी झोली के अंदर सल्जुकों के अंदर आज का तुर्की, आर्मीनिया और ये तमाम इलाके आ गए, और उसे इतना आदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुआ रोमन शहंशाह के सलीबी जंगों की कहा जाता है। बुनियादी तौर पर इब्तदा ही यहीं से, जब उसने
मगरबी सल्तनत रोमा से इमदाद तलब की, क्योंकि उसे अपने सर्वाइवल की जंग लड़ना पड़ गई थी इस जंग के बाद। उसके बाद मलिक शाह सल्जूक बहुत मशहूर हुक्मरान होता है, कमोबेश 20 बरस वो हुक्मरान रहा, 1072 से लेकर 1092 ईस्वी तक। लेकिन इस दौरान उसका जो काबिल वज़ीर था, जिसे वो बाप की तरह समझता था, निज़ामुल मुल्क तूसी, उसका जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि वो बहुत काबिल एडमिनिस्ट्रेटर था, अहले इल्म में शुमार होता है। ताहम उसने फ़ारसियों से एक दुश्मनी मोल ली और कहा जाता है हशीशीन जिन्हें हम कहती हैं, उनके हाथों वो कत्ल भी हुआ। तो उसके दौर में ये हुआ कि अब्बासी खलीफा तो बराए नाम रह गया था मलिक शाह सल्जूक के दौर में, और बल्कि बनु बोया एक नौ मुस्लिम थे फ़ारसी, इन्होंने एक सल्तनत कायम की। मुइज़-उद-दौला जो था उसका हुक्मरान था, उसने बगदाद को ही अपने कब्ज़े में ले लिया। बुनियादी तौर पर वो शिया अकीदा रखने वाले हुक्मरान ख़ानदान था, और मशरिक़ के अंदर तो अब्बासी ख़ानदान बराए नाम रह गया, लेकिन मगरब के अंदर फ़ातिमियों का अरूज चल रहा था और मक्का और मदीना तक फ़तह कर लिया। तो यहाँ पर यह हुआ कि बनी बोया से आज़ादी दिलवाई मलिक शाह सल्जूक ने अब्बासी खलीफा को, और क्योंकि वो एक पुरजोश मुस्लिम और सुन्नी अकीदा रखते थे। इस तरीके से और भी छोटी मोटी जो सल्तनतें कायम हुई। सल्जूक सल्तनत ख़त्म होते ही उनके कमांडर इमादुद्दीन ज़ंगी ने 1127 में मूसल के करीब आज के शाम के अंदर एक अपनी हुक्मरान एक फ़ैमिली के तहत एक सल्तनत छोटी सी, जिसने सलीबी जंगों में बहुत अहम किरदार अदा किया, वो लड़ी। फिर इमादुद्दीन ज़ंगी और नूरुद्दीन ज़ंगी उनका कमांडर था। सलाहुद्दीन अय्यूबी जो मिस्र गया था सलीबियों के ख़िलाफ़ उनकी इमदाद के लिए, उसने वहाँ जाकर एक अय्यूबी सल्तनत की बुनियाद रखी। तो उसके बाद ख़ारज़मी सल्तनत का जिक्र बहुत अहम है, सेंट्रल एशिया के अंदर बहुत अजीम सल्तनत थी। तकरीबन ये भी तुर्क नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। 1077 से लेकर तकरीबन 1231 तक इसका ख़ात्मा भी मंगोलों ने किया। कमोबेश तमाम रियासतों का ख़ात्मा मंगोलों ने ही बाद अज़ा किया। सिर्फ़ एक ममलूक ख़ानदान हुक्मरान बचा था जो कि मिस्र पे हुक्मरान था, तो तमाम मंगोलों के कब्ज़े में आ गया था। अब हम बात करेंगे मुईशियत और समाज की। दरअसल मुईशियत ही वो घना दरख्त है जो कि तमाम समाज को, माशी तहफ़्फ़ुज़ को, इल्मी तरक्की को, रवादारी को, सबको एक घनी छाँव फराहम करता है। मुसलमानों में जो महसूलात के ज़राए थे वो दो थे बड़े, जैसे कि मैंने ज़िक्र किया, एक तिजारत था और दूसरा एग्रीकल्चर ज़राअत। शुरू में ज़राअत था, बाद में तिजारत को बहुत फ़रोग़ हासिल हुआ, क्योंकि मुसलमानों ने तिजारत को आज़ाद छोड़ दिया और मुसलमान और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इश्तराक की बुनियाद पर भी कारोबार कर सकते थे। आज़ाद मुईशत की बुनियाद उन्होंने रखी। उसके हवाले से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी की और बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सड़कों का, पुलों का। अगर हम सड़कों का या कम्युनिकेशन के निज़ाम की बात करें तो उन्होंने जो बगदाद आबाद किया अब्बासियों ने, महज उस पर ही 750 फुट चौड़ा कश्तियों का एक पुल मौजूद था जिसको पार करके शहर में दाखिल हुआ जाता था। तो उन्होंने नहरों का निज़ाम, सड़कों का निज़ाम, पुलों का निज़ाम एक बनाया जो ज़राअत को तरक्की दिया करते थे, और उसके अलावा तिजारत को भी उससे एक महमीज़ मिलती थी। और ताजर तो कई मरतबा बतौर सफ़ीर भी खुलफा या हुक्मरानों के लिए फ़राइज़ सर अंजाम देते थे, और किताबचे बनवाए जाते थे बतौर ख़ास हुकूमत की जानिब से ताजरों के लिए, ताकि वो ये काम कर सकें। उसके अलावा सनत के हवाले से देखा जाए, वो भी तकरीबन 8वीं-9वीं सदी के अंदर मुसलमानों के जितने भी शहर थे वो अपने आप में एक सिविलाइजेशन बनते जा रहे थे। कोई ना कोई इकनॉमिक सेंटर कहीं ना कहीं पाया जाता था, जिसका मुख्तसरन जिक्र अभी करेंगे। अब आगे तिजारत की बात, तो करेंसी कब बनाई जाती है? जब आप तिजारत करते हैं तो बार्टर सिस्टम तो आप नहीं कर सकते, उसके बदले आपको करेंसी का इस्तेमाल करना पड़ता है। मुस्तहकम करेंसी पहली बार अब्दुल मलिक उमवी खलीफा के दौर में बनाई गई कि आप थोड़ी सी करेंसी के साथ बहुत सारा सामान ख़रीद सकते हैं। तो उसके अंदर अगर हम जिक्र करेंगे अब्दुल मलिक की करेंसी का, तो 43 ग्राम 43 ग्राम जो है चांदी, तो उनका एक दरहम था। एक बड़ी करेंसी दीनार बनाई हुई 75 ग्राम सोने की थी, उसका वज़न 75 ग्राम हुआ करता था, जो कि तिजारत के लिए इस्तेमाल होती थी। 925-26 ईस्वी के करीब इब्ने हौकल जो है एक बड़ा मुस्लिम हिस्टोरियन ट्रैवलर था, वो पैदा हुआ, उसने बहुत सारे तज़किरे कर रखे हैं, लेकिन उसके हवाले से 975 में एक ताजिर का किस्सा बताता है, जिसने एक सामान उठाना था मराकश से बसरा के लिए, तो उसने एक प्रामिसरी नोट का जिक्र किया है कि करेंसी के बजाय दिनार ले जाने का एक प्रामिसरी नोट जो 40,000 दरहम का था, वो दिखाकर उसे वो माल मिल गया। तो ये इसको मुसलमानों जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसके लिए वो किया सक। आपने सक का नाम सुना होगा, जी हाँ, और इंग्लिश लफ्ज़ चेक जिसे हम कहते हैं वो उसी सक से ही निकला है।
आपने सुकूक बॉन्ड भी सुना होगा। ये तमाम टर्मिनोलॉजी मुसलमानों की मुईशत के अंदर इंट्रोड्यूस की हुई।